सभी छात्र छात्राओं को ऑनलाइन प्यार भरा नमस्कार। हम आज सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में हम इतिहास वाला भाग जो प्रारंभ से ही है अध्याय 7 इसका पार्ट 1 हम पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। पहली बात मैंने कह दूँ कि ये ऑनलाइन क्लासेस लगभग सभी छात्रों के लिए, चाहे वो निजी विद्यालय के हों या शासकीय विद्यालय के हों, सभी इसका लाभ लें तो मुझे बड़ी प्रसन्नता मिलेगी। मेरी थोड़ी बहुत मेहनत, सार्थक प्रयास काम आ जाएगा। तो आप सभी मिलके, चाहे किसी विद्यालय के हो, आप इसका लाभ लेने का प्रयास करें। हम अध्याय 7 जो बहुत 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, इस नेम प्लेट पे नाम है, तो बहुत सिंपल काम है। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, इसको स्वतंत्रता संग्राम नाम क्यों दिया? इसको अंग्रेज गदर कहते थे, अरे इन भारतीयों ने गदर कर दी। हमारे भारतीय इतिहासकारों ने इसको नाम दिया कि स्वतंत्रता संग्राम, और पहला स्वतंत्रता संग्राम, पहला सशस्त्र विद्रोह था, इसलिए इसको बहुत सारे विद्वान प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम भी देते हैं। इसकी थोड़ी सी हम लोग भूमिका समझ लें। वैसे पाठ पढ़ना सामाजिक विज्ञान के लिए बहुत अति आवश्यक है। यदि आप पाठ नहीं पढ़ेंगे, इसका अध्ययन नहीं करेंगे, तो इसमें बहुत सारी बातें आपको समझ में नहीं आएंगी। फिर भी मैंने प्रयास किया है कि आपको मैं लेक्चर पद्धति से कुछ बिंदु मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिख दिए हैं, इन बिंदुओं को मैं थोड़ा सा विस्तार पूर्वक आपको समझा सकूँ। इस प्रकार का मेरा एक प्रयास है। वैसे पाठ पढ़ना आपके लिए जरूरी है, बिना पाठ पढ़े ये बहुत कम बातें इसी समझ में आती हैं। अब हम प्रथम संघर्ष यानी कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में यदि पढ़ें तो 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भारत की एक गरिमामयी और गौरवशाली एक घटना रही है, क्योंकि हमारे जो स्वतंत्रता प्रेमी थे उस समय के 1857 के, उन्होंने पहली ये सशस्त्र क्रांति की थी और इसकी व्यापकता लगभग अधिकांश भारत में, पूरे भारत क्षेत्र में थी। और सभी वर्ग के, समाज के सभी तबकों ने, सभी वर्गों ने अंग्रेज सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हथियार उठाए थे, एक सशस्त्र क्रांति की थी। इसलिए इसको हम प्रथम सशस्त्र संघर्ष भी कहते हैं, है ना। सशस्त्र संघर्ष शस्त्रों के माध्यम से, जो भी उस समय के शस्त्र थे हमारे किसानों के पास, दस्तकारों के पास, सैनिकों के पास, उन शस्त्रों के माध्यम से हमने ईस्ट इंडिया कंपनी का सामना किया और उस विदेशी शासन को उखाड़ने का प्रयास किया। यह क्रांति एक व्यापक दृष्टि से थी, व्यापक थी, बड़ी थी, इसलिए इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है और प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष भी कहा जाता है। अब हम दूसरे के 1857 के संग्राम की पृष्ठभूमि कैसे लें? पृष्ठभूमि मतलब इसके पीछे कारण क्या था कि हमारी आम जनता ने, दस्तकारों ने, किसानों ने, मजदूरों ने, व्यापारियों ने, सैनिकों ने आखिर हथियार क्यों उठाए? तो उसके लिए हम 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि का यदि अध्ययन करेंगे तो भारत की जनता, सैनिक, देसी रियासत, देसी राजा महाराजा सभी अंग्रेजों की नीति से इतने त्रस्त हो चुके थे कि उनके सामने शस्त्र उठाने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचा था। क्योंकि उनकी जो नीति थी अंग्रेजों की, शोषणकारी नीति, और किसी भी प्रकार से जमींदारों की जमीन हड़प लेना, किसानों के ऊपर अत्याचार करना, लगान लगाना, ये सारी जो पृष्ठभूमि थी, इस पृष्ठभूमि ने हमें प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष करने के लिए आह्वान किया। अब इसलिए ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी के रूप में फैली और इस संघर्ष में थोड़े बहुत भी नहीं, लाखों नागरिक और सैनिक इसमें बलिदान भी हुए। तो ये इसकी पृष्ठभूमि थी। सीधी बात है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शोषण था, जो हमारे
शासकों का शोषण, हमारे किसानों का शोषण, दस्तकारों का शोषण, उस शोषण की एक कितनी बड़ी चिंगारी धीरे धीरे करके फैली कि उसने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को जन्म दिया। अब 15वीं शताब्दी फिर एक घटना और हुई कि जब भारत को ने देख लिया कि भारत धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, असंगठित है और ये बटा हुआ है, विभिन्न प्रकार के राज्य हैं, तो उस समय क्या हुआ कि 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोपीय शक्तियों का आगमन हुआ और सारी शक्तियां धीरे धीरे करके भारत में भारत का कच्चा माल ले जा करके वहाँ की फैक्ट्रियों में बना हुआ माल भारत को बेचना, हमारा माल हमें को बेचना और अधिक से अधिक धन कमाना, ये उनका मुख्य उद्देश्य था। तो 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन हुआ। ये प्रमुख जो शक्तियाँ थी यूरोपीय शक्तियाँ, वो पुर्तगाली, हॉलैंड, इंग्लैंड और फ्रांस, ये चारों कंपनी आई और इन्होंने भारत के समुद्री तट पर इनके बंदरगाह बनाए, जिसको फैक्ट्रियाँ कहा जाता था। इन्होंने हमारे समुद्री तट पर, विशेष रूप से सूरत इसका प्रमुख क्षेत्र था, इन्होंने अपने बंदरगाह बनाए, वहाँ से कंपनियों का आदान प्रदान प्रारंभ हुआ, व्यापार प्रारंभ किया। यहाँ से कच्चा माल वो अपने देश को भेजते थे और वहाँ की फैक्ट्रियों में बना हुआ माल भारत के बाजारों में बिकने लगा। इस प्रकार से भारत का धन विदेश में जाने लगा और वो अपने देश धनाढ्य होते गए, भारत गरीब होता गया। तो ये पुर्तगाल, हॉलैंड, इंग्लैंड और फ्रांस, ये चार विशेष कंपनियां भारत में आई। अब इन कंपनियों में भी कॉम्पिटिशन था कि कौन अधिक से अधिक धन भारत से ले जाए, कौन अधिक से अधिक भारत को लूटे। तो इनमें भी संघर्ष हुआ और इस संघर्ष में ये पुर्तगाल, हॉलैंड पीछे रह गए, इंग्लैंड और फ्रांस का युद्ध संघर्ष चलता रहा। इसमें इंग्लैंड हावी हो गया और इंग्लैंड आगे चल करके हमारे देश पर ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में स्थापित हुआ और इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और भारत पर शासन किया। तो इस प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हमारे भारत में सन 1600 ईस्वी में हुई। ये याद रखने की बात है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई, तो सन 1600 में आई। इस प्रकार से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई। अब बात यह है कि 1857 का जो संग्राम हुआ, इस संग्राम के बारे में अपन और भी गहन अध्ययन करेंगे। ये कौन कौन से क्षेत्र में हुआ। एक स्वस्फूर्त आंदोलन था, इसके बारे में आपको बताएंगे कि 10 मई से प्रारंभ हुआ था, है ना, 1857 से। तो ये 10 मई तारीख कैसे, कहाँ, कैसे, इसके बारे में। लेकिन 1857 स्वतंत्रता संग्राम कौन कौन से क्षेत्रों में हुआ, इसका सर्वव्यापक प्रभाव क्या क्या रहा। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का व्यापक क्षेत्र रहा अवध, कानपुर, रुहेलखंड, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, बदायूं, बिहार, राजस्थान के भी कुछ क्षेत्र से कोटा, जोधपुर और हमारे मध्य प्रदेश के भी थे इंदौर, नीमच। ये सर्वव्यापक क्षेत्र थे। यहाँ पर क्रांति स्वतंत्र रूप से, सशस्त्र रूप से इन क्षेत्रों में क्रांति हुई। तो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम ये व्यापक क्षेत्र में हुआ। इसके बाद यहाँ पर 1857 की क्रांति में प्रमुख रूप से भाग लेने वाले लोग कौन कौन थे। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता, है ना, बिहार के कुंवर सिंह, दिल्ली मुगल बादशाह के जो सेनापति थे बख्त खान, कानपुर में नाना साहब, ग्वालियर और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और लखनऊ में बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल को घेर लिया गया, लेकिन उन्होंने अपना समर्पण नहीं किया और ऐसा कहा जाता है कि वो बाद में नेपाल चले गए। तो ये हमारी क्रांति के प्रमुख नेता यानी प्रमुख क्रांतिकारी थे और एक क्रांति के क्षेत्र थे। अब 1857 एक बात आती है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का महत्व क्या है। हालांकि 1857 के बाद 1858 एक वर्ष में अंग्रेजों ने जहाँ जहाँ भी क्रांतिकारियों की सूचना मिली, उस क्रांति को दबा दिया गया और बहुत भयंकर तरीके से, अमानवीय तरीके से दबाया। तो 1858 तक लगभग क्रांति समाप्त हो गई। लेकिन एक बात आती है कि 1857 की क्रांति का भारतीय इतिहास में क्या महत्व है। तो हम बता सकते हैं कि 1857 की क्रांति का भारतीय इतिहास में अत्यंत महत्व है। एक गौरवमयी और गरिमामयी ये इतिहास
ऐतिहासिक क्रांति थी, ये स्वतंत्र संग्राम था। क्यों कि इसमें भारत की आम जनता, वो देसी राजाओं, महर महाराजाओं, जमींदारों, किसानों आदि ने अंग्रेजी शासन से मुक्ति पाने के लिए बड़ी बहादुरी से सशस्त्र संघर्ष किया। तो इस प्रकार से भारत का प्रत्येक वर्ग, समाज का प्रत्येक व्यक्ति ने इसमें भाग लिया और कई नागरिकों ने, कई सैनिकों ने इसमें अपना बलिदान दिया। तो इस प्रकार से एक जन की क्रांति थी, इसमें भारत की आम जनता ने भाग लिया था। इसलिए इसने हमारे में एक संगठित एकता स्थापित की और हर व्यक्ति अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए उद्धत हो गया, क्योंकि कैसे भी हो अंग्रेजी शासन हमारे देश से समाप्त होना चाहिए। अब अगली घटना कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 आई, ये यहाँ पर कैसे स्थापित हो गई। अंग्रेज भारत में अपना शासन स्थापित करने में किस प्रकार से सफल हो गए, तो इसके लिए घटना तो लंबी चौड़ी है, छोटी सी घटना बता देता हूँ आपको कि आपको मालूम है कि अंतिम गवर्नर जनरल या अंतिम महाराजा मुगल सम्राट औरंगजेब की 1707 में मृत्यु हो गई और औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गए। अलग अलग रियासत वाले ने अपना अपना राज्य स्थापित कर लिया। मुगल साम्राज्य पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो गया, नष्ट हो गया, अलग अलग राजा हो गए। तो इस चीज का फायदा अंग्रेजों ने लिया और तो 1707 में अंग्रेज औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया और इस स्थिति का फायदा इंग्लैंड से आई हुई ईस्ट इंडिया कंपनी ने लिया। दूसरी घटना सन 1757 में बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला, उस सिराजुद्दौला को ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरा दिया। इस प्रकार से बंगाल पर बाद में हालांकि उसका पुत्र टीपू सुल्तान लंबे समय तक युद्ध करता रहा, लेकिन 1757 में बंगाल के नवाब को हराने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था और भी सुदृढ़ हो गया। इसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। इस बक्सर के युद्ध में तीन जो शक्तियां थी, उन तीन शक्तियों ने, कौन कौन सी शक्तियां थी वो बक्सर के युद्ध में, अवध, बंगाल और मुगल सम्राट, इन तीनों शक्तियों को ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरा दिया। इस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अधिकांश भाग पर साम्राज्य करने के लिए अब सुदृढ़ हो गई और उसने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया और साम्राज्य को आगे चल करके उसने बढ़ाने की नीति अपनाई। इस प्रकार से 1600 में आई हुई ईस्ट इंडिया कंपनी 1764-65 तक वो हमारे पूरे भारत के ऊपर स्थापित हो गई।